हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आरयूएनएल के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आए जिसमें हम लोग आरएससीबी में कुछ प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। उस क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको इस साल पूछे जाने के चांसेस है। मैं आपको एक ओवरऑल कवर करा देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपका एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसलिए इस सेशन को ध्यान से देखना होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट हमने प्रीवियस सेशन में क्या क्वेश्चन पूछा था उसका हम लोग आंसर सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन क्या है, इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन। जो हमारा इन्वर्टेड वी कर्व रहता है सिंक्रोनस मोटर का, वो क्या रिलेशन बताता है, बिटवीन फील्ड करंट IF एंड कॉस ऑफ फाई, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। और ये हमारा जो सेशन था, लास्ट सेशन जो हमने जे के लिए आरयूएनएल, यूपीपीसीएल और यूपी आरयूएनएल के लिए कंबाइंड सेशन लाया था, उसमें हमने ये क्वेश्चन पूछा था। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है दिनेश प्रजापति, साइलेंट पर्सन मुकेश सैनी, मयूर MJ, गणेश मनी त्रिपाठी, गोविंद गबरूक, GK लर्निंग, यश बाडूका, मुबारक अली, नीति आयोग। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर में कमेंट बॉक्स में मार्क किया है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ केबल इज अ 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ कंडक्टर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर। एक हमारा केबल है 300 किलोमीटर का लॉन्ग है जिसका डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर विद अ इंसुलेशन कवरिंग ऑफ 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल इफ द रिलेटिव परमिटिविटी इज अ 4.5। कैपेसिटेंस ऑफ द केबल हमें पूछा गया, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा जो होता है C इज इक्वल टू 0.024 एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ B बाय A, ठीक है। माइक्रो फैरेड पर किलोमीटर होता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल्स टू 0.25 सेंटीमीटर्स। एंड बी विल बी इन दोनों का एडिशन, ठीक है, 0.25 0.25, इसका इनर प्लस आउटर का एडिशन हो जाएगा, प्लस ये हमारा 0.4 थिकनेस भी हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे 0.4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.65। इस वैल्यू में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, आई लेट टू इरेज दिस। ओके, इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.024 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है, परमिटिविटी कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं लॉग ऑफ, इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा 0.65 डिवाइडेड बाय 0.25 सेंटीमीटर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया उसको, ठीक है। तो उसका वैल्यू आ जाता है 0.108 डिवाइडेड बाय 0.415 इज इक्वल्स टू 0.26, ठीक है। 0.26 वैल्यू है हमारा कैपेसिटेंस का। अब देखिए हमें 300 किलोमीटर लॉन्ग केबल के लिए पूछा गया, तो इसको हम लोग इसको 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वैल्यू आता है 78 माइक्रो फैरेड। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो हमने वैल्यू निकाली थी कैपेसिटेंस की, ये थी हमारी माइक्रो फैरेड पर किलोमीटर के लिए। अगर हम लोग इसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा माइक्रो फैरेड में वैल्यू आता है। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, बट आपको एक मैंने पैटर्न बता दिया। Then we have a next question, which is question number 2. A resistors of a 200 ohms and a capacitance of a 15 microfarad are connected in a series to 220 volt 50 hertz AC source. What could be the current in the circuit? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें देखिए एक रजिस्टर है हमारे पास में जिसका वैल्यू है 200 ohms का, ठीक है। देन वी हैव अ कैपेसिटेंस जो कि हमने कनेक्ट करके रखा है 220 वोल्ट AC सोर्स के साथ में। फिफ्टी हर्ट्ज AC सोर्स हो गया, 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है हमारे पास में। अब हमें क्या पूछा गया, व्हाट वुड द करंट इन द सर्किट, ये करंट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, तो RC सीरीज सर्किट के लिए जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस रहता है, सॉरी हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है XC कितना रहता है, वो रहता है हमारा 1/2 पाई F इंटू C, ठीक है। तो हम लोग XC को निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 1/2 पाई इंटू F,
एफ कितना है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी 50, एंड सी कितना है हमारे पास में 15 माइक्रोफैरड, 15 इंटू 10⁻⁻6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 एफ, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑलरेडी मैंने बता दिए, ठीक है। तो इसका एक्सी का जो वैल्यू आता है वो आता है 212.2 ओम्स। ये हमारा आ गया एक्सी का वैल्यू। तो हम लोग इसका इंपेडेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंपेडेंस निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें करंट फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग इंपेडेंस भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंपेडेंस कितना हो जाएगा, Z विल बी इक्वल टू √R² प्लस यहाँ पे रिएक्टेंस कौन सा है, XC² हो जाएगा, ठीक है। √R का वैल्यू कितना है 200² प्लस XC का वैल्यू कितना है 212.20 हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं हालांकि, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट भी लिया तो भी चलेगा। तो Z का वैल्यू आता है हमारा 291.60 ओम्स। ये आ गया हमारा Z। दैट मीन्स हमने कंप्लीट इस सर्किट का इंपेडेंस फाइंड आउट कर लिया, जो भी यहाँ पे कंपोनेंट कनेक्ट है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी हम लोग इसमें से आसानी से करंट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, I विल बी, वोल्टेज कितना है हमारे पास में 220 डिवाइडेड बाय इसका इंपेडेंस कितना है 291.60, ठीक है। ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला क्योंकि इसका डिनोमीटर ज़्यादा है। इसका करेक्ट आंसर आता है 0.755 एम्पियर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ये इतना करंट हमारा इस सीरीज आरसी सर्किट में से फ्लो होने वाला है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अ डीसी सीरीज मोटर टेक्स 40 एम्पियर एट अ 220 वोल्ट। एक डीसी सीरीज मोटर है जो ले रही है 40 एम्पियर 220 वोल्ट पे और रन हो रही है 800 आरपीएम पे। अगर हमारा आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस है हमारा 0.20 ओम्स एंड 0.10 ओम्स रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, आर ए विल बी इक्वल्स टू 0.2 ओम्स एंड फील्ड है आर एफ कितना हो जाएगा, वो है हमारा 0.10 ओम्स, ठीक है। एंड द आयन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आर 0.5 किलोवाट, ठीक है। आयन एंड फ्रिक्शन लॉसेस कितना हमारे पास में 0.5 किलोवाट। तो हमें कितना टॉर्क डेवलप हुआ है आर्मेचर में और आउटपुट ऑफ मोटर कितना रहेगा हमें पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा आर ए सी, दैट मीन्स ये सीरीज हमारा ये है लाइक फील्ड है वो है हमारे पास में 0.1 और ये हमारा आर ए है, ये हमारा 0.2 है। वोल्टेज कितना है हमारे पास में 220 वोल्ट हाईपी में मार्क करके रखा हो, ठीक है। और इसका करंट कितना है, आर्मेचर करंट आई करंट जो है हमारा इसमें से फ्लो हो रहा है वो है हमारा 40 एम्पियर्स का, ठीक है। तो बैक ईएमएफ का इक्वेशंस का रहता है डीसी मोटर का, वो रहता है हमारा ई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए। अब यहाँ पे दोनों भी फील्ड्स है, ठीक है, आर ए प्लस आर ए सी, ठीक है। ये कंप्लीटली ड्रॉप निकालना पड़ेगा। तो वी कितना है हमारे पास में 220 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय आर ए का वैल्यू कितना है 0.2 प्लस 0.1, ठीक है। तो ई बी का वैल्यू हमारा आता है बैक ईएमएफ वो होता है 208 वोल्ट। ये यहाँ तक हमने वैल्यूज़ निकाली। अभी हमें दूसरी वैल्यूज़ की जरूरत रहेगी जो कि हमें टॉर्क निकालना है, जो कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द टॉर्क। तो टॉर्क डेवलप बाय मोटर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, टी ए इज इक्वल्स टू 9.55 मल्टीप्लाइड बाय ई बी इंटू आई ए अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय, या फिर हम लोग इसका यूनिट क्या है न्यूटन मीटर्स, ये हमारा टॉर्क का यूनिट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। 9.55 मल्टीप्लाइड बाय ई बी का वैल्यू कितना है 208 मल्टीप्लाइड बाय आई विल बी इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारे पास में 800, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगा टॉर्क का, आर्मेचर टॉर्क का, वो रहेगा 99.32 न्यूटन मीटर। दिस विल बी द आर्मेचर टॉर्क। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो 99.32 हमारे पास में दोनों ऑप्शंस में, ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन ई में भी है, ठीक है। तो हमें दूसरी वैल्यूज फिर से निकालनी पड़ेंगी। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा कि टोटल इनपुट पावर कितना गया मोटर को, पी इन का हम लोग निकाल सकते हैं। पी इन विल बी इक्वल्स टू ई बी इंटू आई ए विच विल बी इक्वल्स टू 208 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है। 208 मल्टीप्लाइड बाय 40 तब जाके इसका वैल्यू आएगा 8320, ओके। ये हमारा वैल्यू आ गया। इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल है। 8.32 किलोवाट इसका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक अभी हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या पूछा गया है कि टोटल आउटपुट पावर कितना है ये मोटर का, हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे। जो एयर गैप पावर है हमारे पास में ये तो है हमारे पास एयर गैप पावर 8.32। अगर हम इसमें से माइनस कर देते, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देते फ्रिक्शनल या फिर फ्रिक्शन लाइन विंडेज लॉसेज जो कि हमारे पास 0.5 है, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू कितना आ जाएगा 8.32 माइनस अगर हम लोग इसमें से 0.5 सब्सट्रैक्ट करते तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7.82
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमने हमारा जो टॉर्क निकाला वो निकाला 99.3 न्यूटन मीटर, और जो हमारे पास में आउटपुट निकाला मोटर का वो है हमारा 7.82 किलोवाट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। काफ़ी सिंपल सा है। हमारे पास में आर ए का वैल्यू गिवन था, आर ए सी का वैल्यू गिवन था, हमारे पास टॉर्क इक्वेशन का फॉर्मूला पता था। इस तरीके से आपको इसको क्विकली सॉल्व करना है, कुछ रफ वैल्यूज़ लेके आपको ईजिली आंसर मिल जाता है। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। अ 3-phase ट्रांसफार्मर हैज़ अ प्राइमरी कनेक्टेड इन अ फुल लोड एंड इट्स सेकेंडरी इन वाई। ठीक है, एक हमारे पास में 3-phase ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी कनेक्टेड है हमारे पास में डेल्टा और सेकेंडरी है स्टार में। इट हैज़ एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1% एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ 6%। द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज कितना है 6660 वोल्ट्स। ओके, नाउ इट शुड बी करेक्ट। यहाँ पे 6600 वोल्ट्स था। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन था कि यहाँ पे डेल्टा में कनेक्शन क्यों था, ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिक एरर हो चुका था वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज है हमारे पास में 6600 वोल्ट्स है। ओके, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर दैट इट विल डिलीवर 4800 वोल्ट एट फुल लोड करंट ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। देखिए यहाँ पे हमारे पास में पावर फैक्टर गिवन है PF विच विल इक्वल टू 0.8 लैगिंग, करेक्ट। और प्राइमरी वोल्टेज जो है वो है हमारे पास 6600 वोल्ट्स, करेक्ट। तो आपको पता है वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग इससे निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास में जो लाइक इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1% एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है 6% है। ठीक है, तो इससे हम लोग वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा R% cos ऑफ फाई प्लस X% साइन ऑफ फाई। तो R का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय हमारा cos फाई कितना आ जाएगा 0.8 लैग है। ठीक है, प्लस X का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ये 6% है, मल्टीप्लाइड बाय साइन फाई। आपको पता है ये काफ़ी कॉमन सा है। अगर हमारे पास में पावर फैक्टर 0.8 है तो इसका साइन फाई में जो कन्वर्जन आता है तो हमारा 0.6 वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो आएगा हमारा 4.4%, करेक्ट। ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा। जो इंड्यूस्ड सेकेंडरी ईएमएफ रहेगा लाइन वैल्यू में वो कितना रहेगा, देखिए इसमें हम लोग ये वैल्यू ऐड कर देते 4800 में। अगर हम लोग ये 4.4% जो रहेगा वोल्टेज रेगुलेशन का वो हम लोग ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 4.4% ऑफ हमें लेना पड़ेगा 4800 का। ठीक है, तभी तो जाके हम लोग ये वैल्यू इसमें ऐड अप करेंगे सो दैट हमें वैल्यू मिलेगी इंड्यूस्ड सेकेंडरी ईएमएफ का। ठीक है, तो 4800 का 4.4% जो आता है वो आता है अराउंड 211.2 वोल्ट्स, करेक्ट। अगर हमें यहाँ पे वैल्यूज़ निकालने होंगे, सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आप यहाँ पे वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन हो। ठीक है, इंड्यूस्ड सेकेंडरी ईएमएफ क्या रहेगा, इंड्यूस्ड सेकेंडरी ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू, ये हम लोग 4800 में ये वैल्यू ऐड कर देते हैं 211.2, तब जाके हमारे पास वैल्यू होता है 5011.2 वोल्ट, करेक्ट, 5011.2 वोल्ट। अब हमारा सेकेंडरी फेज वोल्टेज कितना रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे √3 से, करेक्ट, तो जाके हमारा वैल्यू आता है 2893 वैल्यू आएगा हमारा सेकेंडरी फेज वोल्टेज। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या हमारा सेकेंडरी फेज वोल्टेज कितना है हमारे पास 2893 डिवाइडेड बाय 6600। ओके, तो वैल्यू आता है 0.437। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0.437। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ये रहेगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ऑर्डर दैट इट विल डिलीवर 4800 वोल्ट एट अ फुल लोड करंट ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इसके प्रीवियसली एग्जामिनेशन में। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एन एनालॉग वोल्ट मीटर यूजेस एक्सटर्नल मल्टीप्लायर सेटिंग विथ अ मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ 20k ohms एंड इट रीड्स 440 वोल्ट्स विथ एन मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ 80k ओम, इट रीड्स 352। मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में एक एनालॉग वोल्ट मीटर है जो यूज़ कर रहा है एक्सटर्नल मल्टीप्लायर सेटिंग। जब हमारे पास में मल्टीप्लायर सेटिंग रहेगी 20k की, वो रीड करेगा 440 वोल्ट, और मल्टीप्लायर की सेटिंग रहेगी 80k की, तो वो रीड करेगा 352 वोल्ट्स। तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ अ मल्टीप्लायर सेटिंग एट 40k। अब यहाँ पे 40k ओम्स पे इसका कितना रीडिंग रहेगा वोल्ट मीटर का हमें पूछा गया। देखिए इसका आप कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह हमारे पास में रेजिस्टेंस, ये मल्टीप्लायर है 20 किलो ओम्स का, ये मीटर का हो गया। ये कितना मेजर कर रहे हैं 440 वोल्ट, ठीक है। और ये सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 80 का वैल्यू है। जब हमारे पास में 80k का वैल्यू है 80 किलो ओम्स का, तब जाके ये रीड कर रहे हैं अराउंड 352 वोल्ट,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। इस फिगर से हम लोग दोनों इक्वेशंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज दैट मीन्स V का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं प्लस माइनस। वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय, सिंपल है, RM इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 440। ठीक है, ये ड्रॉप काफ़ी बेसिक से ड्रॉप इक्वेशन है। देन सेकंड इक्वेशन में भी आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास में जो नया रेजिस्टेंस है वो हम लोग ऐड अप करेंगे इस केस में। ठीक है, तो V इस केस में क्या आ जाएगा, V विल बी इक्वल्स टू 352 डिवाइडेड बाय RM मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस 352। ओके, ये हमारा दोनों इक्वेशन आ जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो काफ़ी बेसिक से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके कारण सेशन हमारा लेंदी हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारा पास वैल्यू जो मिलता है, V का वैल्यू मिलता है 480 वोल्ट्स एंड R का वैल्यू मिलता है 220 ओम्स। ठीक है, R विल बी 220 ओम्स, करेक्ट। तो इस केस में देखिए, जब हमारा RS3 जो रहेगा 40 के ओम्स का, तब हमारे पास वोल्टेज कितना रहेगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वोल्टमीटर रीडिंग कितना रहेगा उस मल्टीप्लायर सेटिंग पे 40 के ओम्स के ऊपर, वो हम लोग निकाल पाएंगे इससे। सिंपल है, देखिएगा वो रहेगा हमारा 480 डिवाइडेड बाय 40 के ओम्स में हम लोग निकालेंगे प्लस 220 मल्टीप्लाइड बाय 220। अगर इसको सॉल्व कर लेते तो यू विल गेट अराउंड 406 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बट ये अप्रॉक्सीमेट है, नियर अबाउट टू द ऑप्शन ई, तो इसलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन ई 412 वोल्ट। ये नियरली इसके वैल्यूज़ गिवन है, जिस तरीके से वैल्यूज़ गिवन थे इसलिए हमने यहाँ पे एज मेंशन किया, तो आपको ध्यान में रखना होगा। 406 इसका वैल्यू आता है, बट इसका नियरेस्ट वैल्यू है 412 वोल्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग से क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना होगा आपको। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट AC. What would be the RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 हर्ट्ज। एक 25 मिली हेनरी का सोर्स कनेक्टेड करके रखा है हमने 220 वोल्ट AC के साथ। ठीक है, हमें पूछा गया व्हाट वुड बी द RMS करंट इन द सर्किट। RMS करंट क्या रहेगा सर्किट में अगर हमें इसमें 220 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर देते। काफ़ी सिंपल है, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो होता है हमारा XL इज इक्वल टू 2πfl, जो इसका वैल्यू आ जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाई 50 इंटू इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिली हेनरी में तो हमने हेनरी में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो इसका वैल्यू आता है 7.85 ओम्स, या फिर 7.9 भी यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, RMS वैल्यू हम लोग इसका निकाल सकते हैं। आई कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 7.85, इट विल बी इक्वल्स टू 28 एम्पियर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज नहीं लिखी, बट अगर आप अप्रोक्सीमेट निकालते हो तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है 28.03। ओके, then we will have a next question, which is question number 7. In a RL circuit, the AC source has a voltage of 220 volts and the potential difference across the inductance is 176 volts. What would be the potential difference across the resistance? ठीक है, RL सर्किट है हमारे पास में, बस हम लोग सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये है हमारे पास R और ये है हमारे पास में L। ओके, 220 वोल्ट का सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यहाँ पे इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा हमें पूछा गया है। काफ़ी सिंपल है, इस सर्किट में RL सर्किट में हमारे पास हमारा VS स्क्वायर, दैट मीन्स सोर्स वोल्टेज स्क्वायर कितना रहता है VR स्क्वायर, रेजिस्टेंस के स्क्वायर का प्लस हमारे पास VL का स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर जो इसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है प्लस हमारे पास में VL का स्क्वायर। ठीक है, इस केस में हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वैल्यू निकालना है हमें, क्योंकि बताया गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 176। इसके अक्रॉस में 176 वोल्ट है, तो हम लोग इसके अक्रॉस का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली इसको माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अगर आप इस तरीके से 220 माइनस 176 करते हैं तो यहाँ पे 44 भी ऑप्शन में गिवन है, बट इनका ऐसा इस तरीके से गलत वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो VR का वैल्यू कितना आ जाएगा 220 स्क्वायर माइनस 176 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास में वैल्यू आता है अराउंड, इसको अंडर रूट ऑफ, इसका अगर हम लोग अंडर रूट ऑफ वो वैल्यूज़ लेते तो 132 वोल्ट्स इसका
VR का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगेन इसमें मैं एक बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इसके मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करना होगा तो उसके लिए भी मैंने सेशन अपलोड कर दिया, तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। आपको किस तरीके से रिड्यूस करना है मैथमेटिकल टर्म्स को और किस तरीके से वो क्विकली सॉल्व करना है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। Then we will have a next question, which is question number 8. A coil has a inductance of 53 millihenry and a resistance of 0.35 ohms. How much energy is stored up in the magnetic field after the current has built up in its up to its equilibrium value if an EMF of 12 volt is applied across? ठीक है, हमें क्या पूछा गया, कॉयल है जिसका इंडक्टेंस है 53 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस है हमारा 0.35 ओम्स। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड अप इन द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर द करंट हैज बिल्ड अप टू इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इफ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस। ठीक है, गिवन EMF हमारे पास में 12 वोल्ट्स, ओके, एल का है 53 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.35 ओम्स। तो आई का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा हमारा E डिवाइडेड बाय आर 12 डिवाइडेड बाय 0.35 विच विल बी इक्वल्स टू 34.28 एम्पियर्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब एनर्जी स्टोर कितनी होगी तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाफ LI स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस करंट के वैल्यू से 34.28 एम्पियर का होल स्क्वायर। ठीक है, 34 भी वैल्यू नहीं है, अगर आपको ये लर्न है, ठीक है, स्क्वायर्स, तो आपको इजीली इसका वैल्यू आ जाता है। तो इसका जो वैल्यू आता है, ठीक है, तो वो कितना का, कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, वो हो गई हमारी 31 जूल्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9. Calculate the resonance frequency of a circuit consisting of an inductor of 0.2 millihenry and a capacitor of capacitance of 2 microfarad capacitance. ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हम लोग निकाल पाएंगे, FR जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो जाएगा हमारा 1/2/LC। ठीक है, जिसका हमारे पास वैल्यू आएगा 1/2π√, L का हमारे पास में कितना वैल्यू है, 0.2 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस कितना है, 2 × 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, तो जाके हमारे पास में वैल्यू आता है अराउंड इसका FR का। इसको अगर हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते, ठीक हो, तो FR का वैल्यू आता है 7.96 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, 7.96 किलो हर्ट्ज़ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 10। इसके लिए भी मैंने आपको सेशन बताया था, एक बल्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं मेनली। अ बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ सोलोनाइड एंड ग्लोइंग इन अ AC सर्किट। व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस इफ अ सॉफ्ट आयन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलोनाइड। देखिए क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक सोलोनाइड है हमारे पास में, इसके सीरीज में हमने एक बल्ब कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि अगर हम लोग इसके अंदर एक सॉलिड आयन कोर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो इस केस में ये ब्राइटनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें एग्जामिनेशन में लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्या होगा कि डिमिनिश हो जाएगा। देखिए, अगर ये बल्ब हमने सीरीज में कनेक्टेड है सोलोनाइड के साथ में, ठीक है, और इसमें हमने सॉफ्ट आयन को अगर हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी सोलोनाइड में वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये अगर हमारा कॉइल है, ठीक है, इसके अंदर अगर हमने मैग्नेटिक कोर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो इसका सोलोनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका इंडक्टेंस जो है सोलोनाइड का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इस केस में लार्ज फ्रैक्शन ऑफ जो हमारा अप्लाइड AC वोल्टेज है अपीयर होगा हमारे सोलोनाइड के अक्रॉस। इसीलिए इस कारण ये, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण कुछ लेस वोल्टेज अपीयर होगा हमारे बल्ब के अक्रॉस, और इसके कारण इसका ब्राइटनेस जो है डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इसको इसका करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, then we will have a next question which is question number 11. What will be the dynamic impedance of RL and C parallel circuit at a resonance in a ohms? RLC parallel circuit का एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है एंड कैपेसिटेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड। इसका डायनामिक इंपेडेंस क्या होता है, वो होता है L/CR। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और सीरीज RLC का अगर आपको पूछा गया, ठीक है, तो वो सिर्फ R रहता है। तो इंपॉर्टेंट है पैरेलल और सीरीज का RLC का आपको डिफरेंस एक बार ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि इंपेडेंस जो सीरीज सर्किट में काफ़ी मिनिमम रहता है, पैरेलल में मैक्सिमम रहता है। करंट रेजोनेंट में यहाँ पे मैक्सिमम रहता है और पैरेलल का कंडीशन में मिनिमम रहता है, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस L/CR होता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखना होगा। सिर्फ RLC सीरीज का अगर पूछा गया तो वो सिर्फ R रहता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना होगा। ठीक है, देन वी विल हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है। साइन वेव हैज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन सेकंड में कितना इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्योंकि आपको होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2π × 50, सिंपल है।
100 पाई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. Then we have a next question, which is question number 13. What happens when a frequency of an voltage applied across a capacitance increases? देखिए, एक हमारे पास में कैपेसिटेंस है, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाइड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट हैपन्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. ठीक है, अगर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो आपको पता होना चाहिए इसका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई सी, वो हो जाएगा हमारा वी अपॉन एक्सी, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. ठीक है, तो वो हो जाएगा वी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी. करेक्ट, तो इस केस में क्या आ जाएगा, वी ओमेगा सी वैल्यू आ जाएगा. दैट मीन्स इस ओमेगा सी को हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई सी विल बी इक्वल टू वी 2 पाई एफ सी. ओके, तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, ठीक है, तो इस केस में हमारा करंट भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14. What is the mechanical energy source used to drive the DC generator? DC जनरेटर यहाँ पे DE हो गया गलती से. DC जनरेटर को एज अ मैकेनिकल एनर्जी सोर्स क्या रहता है, वो रहता है हमारा प्राइम मूवर. ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. अल्टरनेटर नहीं रहता, मोटर ड्राइव नहीं, आर्मेचर नहीं, रोटर नहीं. बेसिक सा क्वेश्चन था. Then we have a next question which is question number 15. When the load on a rotor shaft of a synchronous motor gradually increases, जब हमारे synchronous motor के ऊपर जो लोड रहता है रोटर पे वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, उस केस में हमारे कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो उस केस में हमारा करंट भी बढ़ता है और हमारा टॉर्क एंगल भी बढ़ता है. ठीक है, टॉर्क एंगल क्या होता है हमारा डेल. ठीक है, जिससे आपको एक पर्टिकुलर लिमिट रहती है आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म नहीं जाने के लिए. ये इस चीज़ के ये फिनोमेना यहाँ पे ऑकर है, जिससे हमारा लोड इंक्रीज होता है तो हमारा टॉर्क एंगल भी बढ़ता है. और जब उस केस में हमारी जब तक वो हमारा पुल्ड आउट ऑफ नहीं होता सिंक्रोनाइजेशन से, तब तक वो मोटर स्टॉप में. दैट मीन्स अगर हमारा टॉर्क एंगल एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही, आपको पता है क्योंकि सिंक्रोनस मोटर हमारे सिंक्रोनस स्पीड पे रन होती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर एंड तक ही वो लोड बियर कर सकती है. अगर उसके बियॉन्ड अगर आप यहाँ पे लोड अप्लाई करते हो तब जाके ये आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाता है. ठीक है, और मोटर वहाँ पे स्टॉप हो जाती है. ठीक है, जब हमारा लोड बढ़ता है तो हमारा उस केस में करंट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. Then we have a next question which is question number 16. Why the control torque is necessary in an indicating instrument? Control torque indicating instrument में क्यों necessary है? क्योंकि हमें एक steady deflection चाहिए रहता है. तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. जब हमारी एक पॉइंटर स्टेडी कब आ जाता है, जब हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है, तो तब हमारी कंडीशन स्टेडी हो जाती है. तो आपको ध्यान में रखना होगा कंट्रोल टॉर्क इज नेसेसरी इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टेडी डिफ्लेक्शंस. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. Then we have a next question which is question number 17. Which of the following quantity is affected by turn off time of a thyristor? इसमें से turn off जो टाइम रहता है हमारे थैरिस्टर्स का, इसमें से कौन सी क्वांटिटी अफेक्ट करती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया. तो वो है हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देखिए ध्यान में रखना होगा कि जैसा हमारा थैरिस्टर स्विच ऑन होता है, ठीक है, बाय एनोड करंट अबव इट्स लैचिंग करंट, तो गेट क्या होता है हमारा, उसका गेट का जो कंट्रोल रहता है उसको टर्न ऑफ करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए वो हमारा लूज हो जाता है. ठीक है, अगर दैट मीन्स गेट का कोई भी इसमें कंट्रोल नहीं रहता है. जब आगे हमारा इसको टर्न ऑफ करना है एससीआर को, तो एनोड करंट हमारा बिलो होल्डिंग करंट ये फॉलो होना चाहिए. ठीक है, और जब हमारा एनोड करंट बिलो जीरो, दैट मीन्स ये फॉल टू जीरो हो जाते हैं, तो उस केस में हमारा जो अगर हम लोग अप्लाइड वोल्टेज, हम लोग उस केस में तो अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर, क्योंकि यहाँ पे कैरियर चार्जेस रहते हैं चारों भी लेयर्स में. इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा कि टर्न ऑफ टाइम जो है, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अफेक्टेड बाय द टर्न ऑफ टाइम ऑफ अ थैरिस्टर. तो हमारी जो टर्न ऑफ टाइम से हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है अफेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा गया है. इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा. अगर आपने थैरिस्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा तो आपको जो कैरियर चार्जेस का प्रेजेंस रहता है उसके कारण आपको ये फिनोमेना क्यों होता है आपको ईजिली समझ में आया होगा. ठीक है, then we have a next question which is question number 18. Which of the following measurement is done primarily with the help of Hall effect transducer? Hall effect transducer ऑलरेडी मैंने आपको एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर ले लिए थे पिछले सेशंस में. तो हम लोग इससे क्या हेल्प मेजर करते हैं, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी. ओके, और ये हम लोग कंडक्टिविटी और मोबिलिटी ऑफ चार्जेस को भी इसको मेजर करने के लिए काफ़ी बार यूज़ करते हैं. और ये हम लोग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स एक तो पी टाइप है या फिर एन टाइप है, इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर? ऑडियो एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है हमें पूछा गया है. तो वो रहता है हमारा 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में रहता है. तो ऑप्शन
डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी आ रहा था 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, और इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी रहता है हमारा लेस दैन 20 हर्ट्ज। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक रहता है अबाउट 20 किलो हर्ट्ज के। ठीक है, then we have a next question, which is question number 20. What is the applied voltage across the breaker contact if L and C of a system are 1 हेनरी एंड 0.01 माइक्रोफैरेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, L का वैल्यू है हमारा 1 हेनरी, ठीक है, एंड C का वैल्यू है हमारे पास में 0.01 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो और करंट क्या पूछा गया, एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इंटरप्टेड इज 10 एम्पियर। ठीक है, वो है हमारे पास 10 एम्पियर्स का। तो हम लोग V निकाल सकते हैं, V विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टैक्ट, वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय C। करेक्ट, इसमें हमारे पास वैल्यू क्या गया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है अराउंड 100 kV। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे लगे, आपके सामने में प्रेजेंट करा दिया। अगर आपको इस तरीके से और भी सेशन चाहिए होगा, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपको हमारे पास में कलेक्शन है उसमें ईजी टू मॉडरेट लेवल के, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके आने वाले सेशन में ये सारी चीज़ें कवर अप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, करंट ट्रांसफार्मर हैज़ अ सिंगल टर्न प्राइमरी एंड 200 turn secondary and it used to measure alternating current with the help of a standard 5 ampere AC ammeter. What would be the maximum line current that measured with this setup? इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हो। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।